In yesterday's lecture, we have covered the topic of overt act. कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या आपको ओवर्ट एक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, ओवर्ट एक्ट का मतलब क्या है। ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है टू एक्ट अपॉन समथिंग। आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक एग्रीमेंट है, तो क्या आपने उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई एक्ट करना जरूरी है कि हम आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लायबल ठहराएं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को देखते हैं ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑफ 1913 विच वाज एन अमेंडिंग एक्ट, वहां पर इस चीज को लिखा गया था कि हम इंडियन लॉ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इंग्लिश लॉ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इक्विवेलेंट रखना चाहते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर प्रावधान ये था कि आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लायबल होने के लिए ओवर्ट एक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। द एग्रीमेंट इटसेल्फ was made an offense. The plot to commit an offense what itself made an offense. इसी बेसिस के ऊपर भारत के अंदर भी जब चैप्टर 5 सेक्शन 120A को इंसर्ट किया गया तो वहां पर लिख दिया गया कि आपका ओवर्ट एक्ट करना जरूरी नहीं है। बट इंडियन लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंडियन लॉ में एम्बिट बहुत बड़ा था। क्यों? एन एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी काउंट होता है। अब इलीगल एक्ट अनलॉफुल के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया गया था। तो एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, एग्रीमेंट टू कमिट एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन एक्ट विच इज नॉट एन ऑफेंस बट इट इज मियरली अ सिविल रॉन्ग, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में आते थे। तो 1913 के एक्ट के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के अंदर इसको प्रिस्क्राइब किया गया कि हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इंग्लिश लॉ के बेसिस के ऊपर लेकर आ रहे हैं बट विद सम सेफगार्ड्स। और वो सेफगार्ड्स ये होंगे कि हम अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस के रिलेशन में नहीं है, बाकी किसी और चीज के रिलेशन में है, तो वहां पर उसको इंडिक्टेबल बनाने के लिए ओवर्ट एक्ट करना जरूरी है। तो सरल सी भाषा में, अगर आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज टू कमिट एन ऑफेंस है तो मियरली मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट इज पर से इलीगल, इट्स पर से एन ऑफेंस। बट अगर आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस करने की नहीं है, कोई ऐसा एक्ट करने की है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए है विच इज अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन लाइक टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, तो उस पर्टिकुलर केस में in order to make it an offense, in order to provide punishment for it, the overt act is required to be done. Some act is required to be committed on such agreement. If no act is committed, then that act per se is not a punishable offense. चलें, हम इसको जरा कुछ डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, ये सेक्शन 120A के प्रोवाइजो के ऊपर बेस्ड है। हम प्रोवाइजो को एनालाइज करेंगे बट पहले आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करें, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो तीन तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, कॉन्स्पिरेसी एज एन अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107, कॉन्स्पिरेसी अंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस लाइक सेक्शन 310, 401, 402, 121A, या कॉन्स्पिरेसी अंडर चैप्टर 5A जो कि 1913 में इंसर्ट हुआ है। अगर हम यहां पर ओवर्ट एक्ट की बात करते हैं, मतलब कि क्या एग्रीमेंट बनाना पर से ऑफेंस है या उसके ऊपर कोई एक्ट करना है, और हम इस एस्पेक्ट को रीड आउट करते हैं तो पता चलता है अगर कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट वाली है तो अबेटमेंट के ऊपर एक्ट करना जरूरी है। यही एक कारण था 1913 में
कि हमारे पास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आई। क्यों? अब जरा आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। दो लोग मिलकर उन्होंने एग्रीमेंट करा कि चलो एक ऑफेंस करते हैं। पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि ये दो लोग जो हैं ऑफेंस को कमिट करने का डिजाइन बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं। बट पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा और किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकती थी। पुलिस को वेट करना पड़ता था कि आप इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर कुछ एक्ट अपॉन करें, तभी हम अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 के अंदर आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, विच वॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 109 और सम अदर प्रोविजंस। तो यही एक कमी आई कि आप क्राइम को उसके बड पे किल नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर ओवरटैक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जो कॉन्स्पिरेसी है, which is an abetment under section 107, you need an overact for the purpose of the conviction. कॉन्स्पिरेसी कितने भी स्पेसिफिक प्रोविजंस में है, इसके लिए आपको कोई ओवरटैक्ट नहीं चाहिए। 310, 401, 402 में ज्वाइनिंग ऑफ अ गैंग इटसेल्फ ऑफेंस है। 121A की एक्सप्लेनेशन में बकायदा लिखा गया है क्या कि ओवरटैक्ट, किसी भी प्रकार का एक्ट, किसी भी प्रकार की इलीगल ओमिशन ऑन सच कॉन्स्पिरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। अब जो कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5A में है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग विच इज एन ऑफेंस, मींस कॉन्स्पिरेसी इज टू कमिट एन ऑफेंस। इसके अंदर लायबिलिटी इंपोज करने के लिए किसी भी प्रकार का ओवरटैक्ट करना जरूरी नहीं है। मियरली अगर आप एग्रीमेंट करते हैं टू कमिट एन ऑफेंस, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। बट अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं टू कमिट एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, द ओवरटैक्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं टू कमिट एन एक्ट विच प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, in that particular case also the overt act is required. So this is what we get when we analyze 120A's proviso, right? अब इसके ऊपर हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको समझ पाएंगे। हम एक ही फुटिंग पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास। ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग भी है, ट्रेसपास एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। 441 ट्रेसपास को डिफाइन करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास को। हम दो लोग मिलते हैं और मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम मिलकर क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये पर से ऑफेंस है, पर से पनिशेबल है। इवन दो हमने एग्रीमेंट कर कर इसके ऊपर कोई एक्ट करना स्टार्ट नहीं करा टूवर्ड्स ट्रेसपास, हमने मियरली अभी एग्रीमेंट ही करा है, स्टिल वी कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 120A बिकॉज वी हैव मेड एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। आप और मैं मिलते हैं, मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं टू कमिट अ सिविल ट्रेसपास, नॉट अ क्रिमिनल ट्रेसपास। मतलब कि हम ट्रेसपास करने का एग्रीमेंट करते हैं, बट हमारी इंटेंशन नहीं है उस ट्रेसपास में कोई ऑफेंस, इंटिमिडेशन, अनॉयंस या इंसल्ट करने की। सो इट इज नॉट अ क्रिमिनल ट्रेसपास, इट इज अ सिविल ट्रेसपास। ये एग्रीमेंट ऑफेंस नहीं है। जब इस एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर हम सिविल ट्रेसपास करने के लिए कोई एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, देन दिस एग्रीमेंट विल बिकम एन ऑफेंस। उस टाइम तक it is merely a civil wrong. But the moment you commit an act over such agreement, it becomes a criminal offense under section 120A, punishable under section 120B. Right? So this is what you have to remember कि हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एम्बिट बड़ा किया है। हमने ये कहा कि सिर्फ एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एग्रीमेंट टू कमिट अ सिविल रॉन्ग भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। बट एम्बिट बड़ा करते समय हमने एडिशनल सेफगार्ड्स को भी इंक्लूड कर दिया कि ऑफेंस के रिलेशन में ओवरटैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट नॉन ऑफेंस के रिलेशन के अंदर ओवरटैक्ट इज
रिक्वायर्ड। चलें एक बार फटाफट हम इसको एनालाइज करते हैं बेयर एक्ट से, उसके बाद फिर हम इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रेफर करते हैं जो हमने कल देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है जरा ध्यान से समझें आप। ये कहता, सॉरी प्रोवाइजो क्या कहता है, ये कहता है नो एग्रीमेंट, हम एक्सेप्ट वाले पॉइंट को हटा रहे हैं, नो एग्रीमेंट shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in the pursuance thereof। कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा जब तक कि उसकी परसुएंस पे उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं होगा। तो यू नीड an overt act on the agreement in order to make it a punishable offense. But ये proviso is not applicable on an agreement to commit an offense. प्रोवाइजो एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब कि इस केस में नो ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। So this is the whole scenario about the overt act, right? तो चलें इसके साथ हमारा ये पहलू खत्म होता है। अब हम अपने अगले पहलू की तरफ आते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, बिकॉज इट्स एन एग्रीमेंट। तो ये हमारा एक पहला असेंशियल था जो हमने यहां पर रेफर किया था। यू नीड मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि 2 और मोर देन 2 के अंदर कब हम वर्ड पर्सन की बात करते हैं तो क्या पर्सन के अंदर कंपनीज आती हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स आते हैं, या कंपनीज, या फिर सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन में हम नेचुरल पर्सन्स को ही इंक्लूड करते हैं? सो इसका क्वेश्चन ये है हमारे पास, वेदर 2 कंपनीज कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 2 कंपनीज मिलकर एग्रीमेंट करती हैं कि वो टैक्स इवेजन करेंगी। 2 एग्रीमेंट्स मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं कि वो चीटिंग करेंगी विद द गवर्नमेंट। Whether they can be prosecuted under section 120A. According to section 11, the word person includes, वहां पे word है includes, a company, a corporation. तो मतलब कि जो वर्ड पर्सन है आईपीसी में कभी भी इस्तेमाल किया जाएगा एज अ जनरल रूल इफ वी रीड विद सेक्शन 11, तो वहां पर हम नेचुरल पर्सन एज वेल एज ज्यूरिस्टिक पर्सन दोनों को इंक्लूड कर कर पढ़ेंगे। देखिए ये भी चीज एक बिल्कुल सही है कि जब आप एक ज्यूरिस्टिक पर्सन को प्रोसिक्यूट करते हैं आईपीसी में, तो वहां पर 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि दैट कंपनी या ज्यूरिस्टिक पर्सन जो होती है वो हर प्रकार का ऑफेंस नहीं कर सकती, खासकर वो ऑफेंसेस जो फिजिकल इंजरी इन्वॉल्व करते हैं। कंपनी और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग इट। तो इसलिए कंपनी कभी मर्डर नहीं कर सकती, कंपनी कभी रेप नहीं कर सकती, कंपनी कभी ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकती। तो कंपनी के रिलेशन में सिर्फ, या कॉर्पोरेशन के रिलेशन में, या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन के रिलेशन में जो ऑफेंसेस हैं वो बड़े कम रह जाते हैं। ठीक है जी। जैसे कंपनी मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकती है, कंपनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकती है, कंपनी चीटिंग कर सकती है, कंपनी फॉर्जरी कर सकती है। ये ऑफेंसेस कंपनी के द्वारा हो सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो हैं वो नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉब्लम कंपनी को प्रोसिक्यूट करते समय जो आती है कि कंपनी का मेंजरिया कैसे हम डिटरमिन करें, because it is very difficult to determine a mens rea. Not difficult, it is impossible, because the company doesn't have a mind of its own. यहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टर ईगो लगाते हैं
अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टर ईगो क्या है, कब इसका टॉपिक आएगा हम तब उसको एनालाइज करेंगे, बट व्हाट वी अप्लाई इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टर ईगो. इट मींस अ मेंजरी ऑफ द डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी द मेंजरी ऑफ द कंपनी. तीसरी प्रॉब्लम आती है कंपनी को इंप्रिजनमेंट देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए. जहां पर कंपनी ने ऑफेंस किया है फाइन वाला, तो हम कंपनी के ऊपर फाइन इंपोज कर देंगे. जहां पर कंपनी ने ऑफेंस किया है फाइन और इंप्रिजनमेंट वाला, वहां पर भी हम फाइन इंपोज कर देंगे. बट अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है विच इज पनिशेबल विद फाइन एंड इंप्रिजनमेंट, तो कंपनी के ऊपर तो हम इंप्रिजनमेंट इंपोज नहीं कर सकते. देन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, हम वहां पर क्या करेंगे? तो हमारे पास कब हम कंपनी के रिलेशन में प्रोसिक्यूशन को पढ़ते हैं तो तीन बड़ी समस्याएं आती हैं. तो चलें, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसके आंसर जो है, इसका हल जो है, हम इस लेक्चर में नहीं, बाद में देखेंगे. अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं. 120A यूज कर रहा है वर्ड पर्सन, कब दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री करते हैं. ये दो और दो से ज्यादा पर्सन कंपनीज भी हो सकती हैं. तो इसलिए even the companies can also be prosecuted for the offense of criminal conspiracy. Right? अब यहां पर हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने यहां पर पढ़ना है. हमारे पास यहां पर क्रॉस एंड जोन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है? क्रॉस एंड जोन्स ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ 9th एडिशन के अंदर एक प्रेपोजिशन को कोट किया. अब कोट कैसे किया? उन्होंने कहा कि कंपनी है किसका एक सोलो डायरेक्टर है, एक सिंगल डायरेक्टर कंपनी है, इसको हम कहते हैं वन मैन कंपनी. ठीक है जी. तो वो इंसान जो कंपनी का डायरेक्टर है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी के करेक्टर के साथ मिलकर चीटिंग करता है. मतलब कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लस इन अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कंबाइन होता है, क्लब करता है, एंड क्लब होने के बाद वो एक ऑफेंस कमिट करता है. तो अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि वेदर ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब ये दुविधा क्यों उठी, जरा मैं आपको एक समझाता हूं. इस प्रेपोजिशन को जरा समझने की कोशिश करें आप. अब ये दुविधा इसलिए उठी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पर्सन है ए, वो कंपनी का जो एक वेन मैन कंपनी है उसका डायरेक्टर है. तो मतलब कि ए के पास दो कैपेसिटीज हैं एक्ट अपॉन करने के लिए. एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, एक इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर. अब जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी काउंट होती है. कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. तो मतलब कि अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर यू विल सी दैट देयर आर टू पर्संस, वन ए इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो एक अलग पर्सन है. वन ए बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट कर रहा है. तो क्या यहां पर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं? बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए वी नीड टू पर्संस, एंड यहां पर वी हैव टू पर्संस. वन इज कंपनी, द अदर वन इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी. क्रॉस एंड जोन्स ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया
कि नो डाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस करने के लिए हमारे पास 2 पर्सन चाहिए। ये 2 पर्सन, हमारे पास 2 पर्सन्स विद माइंड चाहिए। टू पर्सन्स विद 2 डिफरेंट माइंड चाहिए, तभी इट इज पॉसिबल। अब ये सिचुएशन यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? बिकॉज सिविल लॉ के अंदर यहां पर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। सिविल लॉ में एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी ही कंपनी के साथ वो एग्रीमेंट कर सकता है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए उनका एग्रीमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। एक इंसान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है और कंपनी की प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज यहां पर उसकी कैपेसिटी डिफर कर रही है। सिविल लॉ के अंदर हम इनको सेपरेट पर्संस की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हम इनको एग्रीमेंट के लिए इंटाइटल करते हैं। बट क्रिमिनल केसेस के अंदर क्रॉस एंड जोन्स ने कहा यह परमिसिबल नहीं है, बिकॉज वी नीड 2 people with 2 different minds. That is the reason in criminal cases the conspiracy cannot be there in this manner. दो अलग अलग कंपनीज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकती हैं। एक कंपनी किसी और पर्सन के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकती है। 2 पर्सन्स आपस में मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, बट एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर्स के साथ मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर वन माइंड। सिविल लॉ में यह एस्पेक्ट नहीं लगता है। राइट? आई होप सो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली होगी। चलें अब इसके ऊपर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास यहां पर ये आई, व्हाट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ? अगर कॉन्स्पिरेसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, क्या वो 120A के अंदर लायबल है? इंग्लिश लॉ में अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज अंडर इंग्लिश लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी दे आर कंसिडर्ड टू बी वन। तो इंग्लिश लॉ में कॉन्स्पिरेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो सकती, बट हस्बैंड एंड वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, बट वो आपस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। तो मतलब कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, देन दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट अगर वो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, दे आर डीम्ड टू बी वन, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन फॉर द पर्पस ऑफ इंग्लिश लॉ। बट भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में हम हस्बैंड वाइफ को वन नहीं मानते फॉर एनी ऑफेंस। दे आर डीम्ड टू बी 2 सेपरेट पर्सन्स। सो दैट इज द रीजन, अगर हस्बैंड एंड वाइफ एग्रीमेंट करते हैं टू कमिट एन ऑफेंस, दे कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A एंड 120B। तो यहां पर हम इंग्लिश लॉ से थोड़ा सा डिफर करते हैं। ये जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं इन 2 पॉइंट्स की, ये दोनों पॉइंट्स क्रॉस एंड जोन्स ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ 9th एडिशन के अंदर दिए हैं, और इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को क्रॉस एंड जोन्स की रतन लाल की कमेंट्री के अंदर कोट किया गया है। तो वहां पर अगर आप चाहें तो उन कमेंट्री को देखकर आप उसको देख सकते हैं। अब हम यहां पर अपना अगला पॉइंट देख रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
दैट इज भीमाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 सुप्रीम कोर्ट। भीमाधर प्रधान के अंदर हुआ क्या? क्वेश्चन ये उठा कि अगर दो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हैं and it get reduced to one, then whether that one person can be prosecuted for the offense of criminal conspiracy. भीमाधर प्रधान के अंदर basically there were 5 people. One turned approver, 3 of them got acquitted, and only one was left behind. And the case was in relation to section 409. बट हम उसके फैक्ट्स को ही थोड़ा सा एनालाइज कर एक अलग अलग प्रकार की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। भीमाधर प्रधान ने क्या कहा, जरा हम उस एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं। उन्होंने कहा कि फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 120 ए एंड बी यू नीड मिनिमम 2 persons। अब यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या उठ सकती हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, ओनली वन की आइडेंटिटी पता है, जो अदर पर्सन है उसकी आइडेंटिटी इज नॉट नोन। या फिर द अदर पर्सन हैज डाइड, या फिर द अदर पर्सन इज एब्सकॉन्डर। तो मतलब कि यहां पर कब हम 120 ए के चार्ज को रीड करेंगे एंड 120 बी के चार्ज को रीड करेंगे, सॉरी, तो वहां पर वी हैव ओनली 1 पर्सन। बिकॉज जो अदर पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, आइदर हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, या फिर वो एब्सकॉन्डर है, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। भीमाधर प्रधान की जजमेंट में कहा इस केस के अंदर 120 बी का जो चार्ज है वो मेंटेनेबल है। हमने यहां पर यह देखना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते समय जो फैक्ट है, फैक्ट के अंदर 2 लोग इन्वॉल्व थे। ट्रायल के अंदर क्या 2 लोग हैं या नहीं, हम उससे कंसर्न नहीं है। वेदर द चार्ज इज फ्रेम्ड इन रिलेशन टू 2 persons, we are not concerned, but what we are concerned is as a fact there were 2 persons who were involved in the conspiracy. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पुलिस ए को अरेस्ट कर लेती है और बी एब्सकॉन्ड कर जाता है, बी की डेथ हो जाती है, या बी की आइडेंटिटी कभी पुलिस को नहीं पता चलती, बट इतना प्रूव हो जाता है कि ए ने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी है, ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ही कैन बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो। इट इज द फर्स्ट सिनेरियो विच वी हैव। अब हमारे पास सेकेंड सिचुएशन आती है इसी के रिलेशन के अंदर। अब सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि 2 लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उनमें से वन ऑफ देम इक्विट हो जाता है। इक्विट कैसे होता है? आइदर उसको कोई इम्यूनिटी मिल जाती है इसलिए वो इक्विट हो गया, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फॉरेनर, इसलिए ही गॉट द इम्यूनिटी। ही इज अ गवर्नर, ही इज अ प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 361 ही गॉट द इम्यूनिटी।
right? Or he was under the state of intoxication and he was not able to understand what is good or what is bad for him. He got the immunity. तो किसी ना किसी तरीके से उसको इम्यूनिटी मिल गई, या फिर वो इक्विट हो जाता है बिकॉज ही हैज टर्न्ड अप्रूवर, सरकारी गवाह बन चुका है वो, राइट? तो कब आप अप्रूवर बनते हैं तो एज पर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी आपको जजमेंट ऑफ इक्विटल आपके हक में पास हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा? तो लॉ कहता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब आप प्रोसिक्यूट होते हैं, दो लोग प्रोसिक्यूट होते हैं और एक इक्विट हो जाता है बिकॉज वो इम्यूनिटी हासिल कर लेता है या फिर वो अप्रूवर बन जाता है, इस कारणवश वो इक्विट हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अदर है उसको आप प्रोसिक्यूट प्लस आप उसको कन्विक्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 120 भी कर सकते हैं। देयर इज नो बार। सो बीमाधर प्रधान इस पॉइंट के साथ स्पेसिफिकली डील करती है। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, इट वाज द फर्स्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए दो लोग चाहिए, दो लोग कैपेबल या दो लोग हु कैन बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी, वो नहीं चाहिए। So if somebody gets acquitted because of the immunity or because he turns approver, that doesn't mean the other cannot be prosecuted. He can be prosecuted. Clear है जी? अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज सिचुएशन नंबर थर्ड। अब सिचुएशन नंबर थर्ड में क्या हुआ? दो लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी, राइट? दो लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसमें से वन ऑफ देम इक्विट हो जाता है ऑन द ग्राउंड कि केस उसके रिलेशन में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। He gets a benefit of doubt. तो लॉ कहता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अदर पर्सन है, आउट ऑफ दीज टू द अदर वन, वो अंडर सेक्शन 120 एंड बी प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर इट हैज रिड्यूस्ड टू वन इन रियल सेंस। यहां पर ही कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर हेयर। तो यहां पर आप प्रोसिक्यूट नहीं होंगे, बट कहानी में अभी छोटा सा ट्विस्ट है। बट अगर इस पर्सन को इक्विट करते समय कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्पिरेसी में सम अदर पर्सन वॉज इन्वॉल्व, तो मतलब कि कब कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी एक्यूज्ड को, तो कोर्ट ने कहा यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, इसकी जगह पे कोई और था, रॉन्ग पर्सन को इंप्लीड कर लिया है। यहां पर आप अदर पर्सन को 120 ए बी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। नो, द आइडेंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। वो तुमने सिचुएशन 1 में ही देख लिया था। As a fact, you are aware about this thing, that yes, two people were involved in it. बीमाधर प्रधान ने ये स्पष्ट भाषा में क्या कहा? अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले दो या दो से ज्यादा लोग थे, उनमें से कुछ इक्विट हो जाते हैं और नंबर गेट्स रिड्यूस टू 1, तो वहां पर आप इक्विटल देखेंगे, इक्विटल किस ग्राउंड पे हुई है, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि जो एक पर्सन रह गया है क्या वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रोसिक्यूट होगा कि नहीं होगा।
अगर अदर इक्विट इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको कोई इम्यूनिटी मिल गई, वो अप्रूवर बन गए। वो इक्विट इसलिए हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने कहा उनको रॉन्गली इंप्लीड किया है, इनकी जगह पर और कोई पर्सन था किसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। तो इन केसेस के अंदर जो अदर पर्सन है, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट अगर इक्विट इस ग्राउंड पे होता है कि there were no evidences to prove that he was involved and only these two persons were there in the conspiracy and the other one gets involved because he gets a benefit of doubt, then in such case, in relation to the other, the charge of criminal conspiracy is not maintainable. This is what you have to remember here. तो ये छोटी सी कहानी है हमारे पास टू और मोर पर्सन्स के बारे में। तो अब हम दो एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं 120A के रिलेशन में। One is the concept of actus overt act. The other one is the starting wording of two or more persons. Right? So anybody having any sort of doubt in relation to it? Sure? चलें, अब हम आगे देखते हैं। अब जो अगला एस्पेक्ट है हमने जो यहां पर रीड करना है, तो हमने इन एस्पेक्ट्स को रीड कर लिया है। तो अगला एस्पेक्ट जो हमारे पास यहां पर आता है कि द टू और मोर पर्सन्स ने किया क्या है, दे हैव मेड एन एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू बी डन। उन्होंने एग्रीमेंट किया है टू डू समथिंग और कॉज टू बी डन समथिंग। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि दैट एग्रीमेंट शब्द का मतलब क्या है यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्री, राइट? तो यहां पर हम आपके साथ एक डेफिनेशन को लेकर आए हैं विच इज गिवन बाय लॉर्ड चैमफोर्ड। तो अगर हम लॉर्ड चैमफोर्ड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो लॉर्ड चैमफोर्ड ने कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो शब्द एग्रीमेंट लिखा गया है उसका मतलब क्या है। देखिए आपको एक छोटा सा एक बात बता दूं, ये चैमफोर्ड के अंदर एल जो है दैट इज साइलेंट, राइट? लॉर्ड चैमफोर्ड ने कहा एग्रीमेंट इज एन एडवांसमेंट ऑफ इंटेंशन विद ईच अदर हैज कंसीव्ड इन हिज माइंड। It is not mere intention, but an announcement and acceptance of the intention. तो चैमफोर्ड ने कहा अगर दो लोग मिलकर अपनी एग्रीमेंट का, अपनी इंटेंशन का एडवांसमेंट करते हैं, कैसे? एक दूसरे को उसकी अनाउंसमेंट कर कर एंड उसकी एक्सेप्टेंस कर कर, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो मतलब कि अगर दो लोग मिलकर अपनी इंटेंशन को सिर्फ शेयर कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम उसको एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। mere sharing of intention is not an agreement. The intention must be shared and it must be accepted. Only then in that case it will amount to agreement. यहां पर जो शब्द एग्रीमेंट है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट को यूज किया गया है। यहां पर एग्रीमेंट को लिटरल सेंस में यूज किया गया है, दैट इज अनाउंसमेंट एंड एक्सेप्टेंस। अब छोटा सा इसका उदाहरण लेकर चलते हैं। मेरी इंटेंशन है ए को मारने की, आपकी भी इंटेंशन है ए को मारने की। मैं एक दिन आपके पास आता हूं, मैं आपको कहता हूं मैं कन्फेस करना चाहता हूं। आपने कहा क्या? मैंने कहा मैं ए को मारना चाहता हूं। आपने कहा अरे वाह, मैं भी यही चीज कन्फेस करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कि मैं भी ए को मारना चाहता हूं। तो हम दोनों की इंटेंशन सेम थी कि मैं ए को मारना चाहता हूं, आप भी ए को मारना चाहते हो, और हमने ये इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर करी। इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। सिर्फ अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन एग्रीमेंट नहीं होता। हम इस अनाउंसमेंट पे एक्सेप्टेंस करते हैं। कैसे? हमने कहा इट्स गुड, नाउ वी विल वर्क टुगेदर, नाउ वी विल प्रोसीड टुगेदर। If our aims are common,
If a goal is common, then we should join hands. Now यहां पर it is an acceptance and now it is an agreement. अब कॉन्स्पिरेसी का जो एग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि सब कॉन्स्पिरेटर्स जब एग्रीमेंट बना उसी टाइम पे ऐड हो. कई कॉन्स्पिरेटर्स कब एक बार एग्रीमेंट बन चुका है, कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो चुकी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस एग्रीमेंट के अंदर एड ऑन होकर भी कॉन्स्पिरेटर्स बन सकते हैं. ये हमारा कल का टॉपिक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी. क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में कितने भी आप एक्ट करेंगे उन सबके लिए एवरीबडी विल बी लायबल. सो दैट इज द रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी पता हो, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, हम कल देखेंगे. करेक्ट. सो फॉर द पर्पस ऑफ a criminal conspiracy, you must have an agreement, and this agreement is announcement of the same intention and the acceptance of the same intention. This is what Lord Chelmsford has to say in relation to it. We have a judgment of 2014, that is Dharmarajan versus State 2014 Criminal Law General 3162, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा ये कम्युनिकेशन और ये एक्सेप्टेंस जो है एग्रीमेंट की, ये बाय वर्ड्स भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है. वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं. वी आर नॉट कंसर्न्ड कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटन ही हो या ओरल ही हो. सो द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो एग्रीमेंट है, इट कैन बी वैलिडली एंटर्ड by words also, by letters also, as well as by gestures or by conduct also. That is the reason it is called silent conspiracy. Silent conspiracy means when nobody is saying anything, only by the way of gestures you are making the announcement and the other is accepting the same. राइट. सो द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो वर्बल हो, वो नॉन वर्बल मेथड से भी एंटर इनटू हो सकता है. सो दिस इज अबाउट द एग्रीमेंट. अब ये एग्रीमेंट किस चीज का चाहिए? एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू डू. एग्रीमेंट टू डू और कॉज टू डू का मतलब क्या है? इसको हम सरल सी भाषा में कहते हैं प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रॉमिस. लैटिन में इसको कहते हैं एक्टस कॉन्ट्रा एक्टम. मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में मैं आपके साथ प्रॉमिस करूंगा. नाउ दिस प्रॉमिस इज अ वैलिड प्रॉमिस. एक्टस कॉन्ट्रा एक्टम कहता है कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि मैं फ्यूचर में आपके साथ एक्ट करूंगा. ये वैलिड ऑफेंस है. और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है ये एक्टम कॉन्ट्रा एक्टम के ऊपर बेस्ड है. क्यों? दो लोग मिलकर कंस्पायर कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो एक्ट करेंगे. सो कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्ट बाय विच दे आर प्रॉमिसिंग टू डू एन एक्ट इन द फ्यूचर. इट इज एक्टा कॉन्ट्रा एक्टम. And it is also an offense. So that is the reason कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं एंड कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर आप डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में एक्ट अपॉन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. तो अगर आप एग्रीमेंट करते हैं टू डू, मीन्स आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट में एक्ट करेंगे, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 120 ए एंड बी. अगर आप एग्रीमेंट करते हैं टू कॉज टू डू इन फ्यूचर, दैट इज यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट दैट यू विल डू द सर्टेन क्राइम इन द फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रेजेंट ऑफेंस के रिलेशन में एज वेल एज फ्यूचर ऑफेंस के रिलेशन में भी हो सकती है. दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर हियर. राइट.
अब चलें हम इसके एक छोटे से पार्ट को एग्री टू डू और कॉस्ट टू डू के साथ जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेक्शन 34 के साथ रिलेट कर कर। चले मैं आपको दिखाता हूं एक बार। हम आईपीसी के अंदर एक बार इसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। 120A में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है when two or more person agree to do or cause to be done by whom, ये यहां पर नहीं लिखा गया कौन करेगा या कौन करने वाला है इस एग्रीमेंट के अंदर, इट इज नॉट रिटन देयर। अगर हम सेक्शन 34 को एनालाइज करते हैं, वहां पर लिखा गया है when a criminal act is done by several person then each of such person is liable। तो कब क्रिमिनल एक्ट सेवरल लोग कर रहे हैं तो जो लोग उस एक्ट को कर रहे हैं ईच ऑफ देम इज लायबल। तो मतलब कि सेक्शन 34 के अंदर जो एक्ट कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन पे, सिर्फ वो ही कॉमन इंटेंशन के चार्ज के अंदर लायबल होंगे। बट 120A के अंदर एंड 120B के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। वहां पे सिर्फ इतना लिख रखा है कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि फ्यूचर में करोगे, कौन करोगे, कोई भी करेगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा। अगर दो लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि क्राइम करेंगे, उस एग्रीमेंट के अंदर सारे का सारा एक्ट सिर्फ एक ही पर्सन ने करना है, दूसरे ने कुछ करना ही नहीं है, तो क्या फिर भी हम उसको 120A के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल, चार लोग मिलते हैं, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू कमिट रॉबरी। चारों मिलकर कहते हैं हम रॉबरी करेंगे। उनमें से जो चौथा है वो कहता है देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पांव पे लगी हुई है चोट, बट मैं तुम्हारे साथ हूं, बट आई विल नॉट डू एनीथिंग। आई एम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी बट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज आई एम इंजर्ड। मैं सिर्फ बैठकर देखूंगा। और ये बड़ा कॉमन होता है, गैंगस्टर्स इसी प्रकार तो एक्ट अपॉन करते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल देख लें, अभी सिद्धू मूसेवाले का जो चल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। ही वाज सिटिंग इन द जेल प्रेमाइसेस, ही नेवर केम आउट। उसने कॉन्स्पिरेसी बनाई, लेट्स किल अ फिल्म स्टार और लेट्स किल अ सिंगर। अब कॉन्स्पिरेसी बनाने के बाद उसने कोई एक्ट अपॉन नहीं किया, एक्ट अपॉन तो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स ने किया। तो द क्वेश्चन इज, if a conspirator doesn't participate in the commission of the offense, he is only a conspirator, then whether he can be prosecuted for the offense of 128 and 120B? Right? That is a question which we have. We have a landmark judgment in relation to it. That is by the name of K.R. Purushottam versus State, 2006 Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर प्रोसिक्यूट होने के लिए ओवर्ट एक्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, पार्टिसिपेशन इन द ऑफेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। मियरली आप एग्रीमेंट के अंदर पार्टी हैं, बट आपके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, स्टिल यू आर लायबल फॉर द चार्ज ऑफ सेक्शन 120A एंड 120B। हम आपको 120B में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, हम आपके ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है। बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल डिजाइन, you were a part of a criminal purpose, you were a part of a criminal plot, even though you were not part in its execution, but you were a part in its design, you were a part in its plot. That is the reason you will be liable for the offense of 120A and 120B. This is what you have to remember, right? इस जजमेंट के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया कॉन्स्पिरेसी के रिलेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कॉन्स्पिरेसी का मतलब है यू आर ब्रीदिंग टुगेदर, एंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग टुगेदर द हेड्स मस्ट बी टुगेदर। तो मतलब कि अगर आपके हेड्स टुगेदर हैं, इट विल बी डीम्ड यू आर ब्रीदिंग टुगेदर। तो मतलब कि इफ यू हैव conspired and you have made an agreement and you have joined your heads together, it will be deemed as if all are breathing together, and therefore all will be prosecuted for the offense of criminal conspiracy. This is what this topic of criminal conspiracy has to say. तो आज हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पढ़ते समय कुछ एस्पेक्ट्स को कवर अप किया है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हम एक बार उसको देख लेते हैं कि सो दैट हमें कल के लेक्चर के बारे में पता चल जाएगा। हमने यहां पर देखा कि यहां पर टू और मोर का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, एग्री का मतलब क्या है, टू डू और कॉज टू बी डन का मतलब क्या है। प्लस वी हैव आल्सो स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवाइजो। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलीगल एक्ट। हम इसको पासिंग रेफरेंस में पढ़ चुके हैं। डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, एंड इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, प्लस ऑफ कोर्स द पनिशमेंट अबाउट इट। So let's meet tomorrow.